बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स द येलो वॉलपेपर बाय चार्लोट परकिंस गिलमैन। द येलो वॉलपेपर पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। एज आई सेड कि इस स्टोरी को हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। सो आज इसका थर्ड पार्ट होगा। पहली वीडियो में हमने चार्लोट परकिंस गिलमैन की बायोग्राफी और साथ में इस स्टोरी के जो की पॉइंट्स है या की फैक्ट्स है वो डिस्कस किए थे। दूसरी वीडियो में हमने द येलो वॉलपेपर के करेक्टर्स और समरी डिस्कस की है। सो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम जस्ट थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थीम वी आर हैविंग दैट इज़ द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन इन मैरिज। देखो, थीम्स को समझने से पहले आपको समरी समझना बहुत ज़रूरी है। विदाउट समरी आप थीम समझ ही नहीं सकते, और जैसे ही आप समरी समझेंगे तो आप खुद भी थीम्स निकाल सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यार आप थीम्स एक्सप्लेन नहीं करते। थीम्स एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। जब आप समरी को समझेंगे आप खुद थीम्स वहाँ से निकाल सकते हैं। खैर, यहाँ पे मैं कुछ थीम्स जो मैंने मेंशन कर रहा हूँ, जो मेंशन किए हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन इन मैरिज। In the Yellow Wallpaper, Gilman uses the conventions of the psychological horror tale to critique the position of women within the institution of marriage, especially as practiced by the respectable classes of her time. देखो, ये जो स्टोरी लिखी गई है ना, ये तब लिखी गई थी जब मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। इस कोर्स का नाम भी यही है, इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स राइटिंग। एक और वीडियो मैंने बनाई थी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेंस लिटरेचर या द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेंस राइटिंग। सो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। सो सेम जब ये स्टोरी लिखी गई थी लाइक 1800 1900, सो उसमें क्या था, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। ज़्यादातर जो है मेल लाइक फ़ीमेल को ऑप्रेस करते थे, और जब फीमेल लिखती थी, कुछ भी लिखती थी, बहुत बेहतर भी लिख जाती थी, लेकिन फिर भी मेल जो है उसके वर्क को अप्रिशिएट नहीं करता था। सो सेम यहाँ पे ये मेंशन की गई है, व्हेन द स्टोरी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड मोस्ट रीडर्स टुक इट एज अ स्कैरी टेल अबाउट अ वुमन इन एन एक्सट्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अ ग्रिपलिंग डिस्टर्बिंग एंटरटेनमेंट बट लिटिल मोर। तो जब ये स्टोरी पब्लिश हुई लोगों ने इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया। हालांकि ये जो स्टोरी है, ये पता है आपको, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है। मींस चार्लोट परकिंस गिलमैन की खुद की जो लाइफ है, जो उसने गुजारी है, वो इसने इस शॉर्ट स्टोरी में एक्सप्लेन की है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब कोई अपनी लाइफ की जो स्टोरी है वो आपको बता रहा हो, सो यू कैन गेस दैट हाउ इंटरेस्टिंग दैट स्टोरी विल बी। After its rediscovery in the 20th century, however, readings of the story have become more complex. For Gilman, the conventional 19th century middle class marriage, with its rigid distinction between the domestic functions of the female and the active work of the male, assured that women remained second class citizens. अच्छा, इसमें जो मैरिज वर्ड यूज़ हुआ है, देखो, मैरिज लाइक इसकी जिससे शादी हुई थी मीन्स चार्लोट परकिंस गिलमैन की। यहाँ पे जो इन्होंने प्रोटोगनिस्ट मेंशन किया वो तो ऑब्वियसली चार्लोट परकिंस गिलमैन नहीं है, बल्कि अननेम्ड नरेटर है। लाइक आई सेड, आप जब करेक्टर्स और समरी की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, एक्सप्लेन मैंने किया है। तो इस स्टोरी के जो प्रोटोगनिस्ट है वो अननेम्ड नरेटर है, अननेम्ड प्रोटोगनिस्ट है। उसकी जिससे शादी होती है उसका नाम होता है जॉन। अब जॉन क्या है, जॉन खुद एक डॉक्टर है, और जॉन क्या करता है, जॉन इसको ऑप्रेस करता है। किसको? अपनी वाइफ को। इसकी वाइफ कौन है, जॉन की वाइफ कौन है? अननेम्ड नरेटर या प्रोटोगनिस्ट है। उसको क्यों ऑप्रेस करता है? लाइक आई सेड, 17 18 19 दीज वर दी मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ वेयर मेल डोमिनेटेड। मेल जो कहता था, फीमेल वो करती थी, उनकी राइटिंग की कोई कदर नहीं थी। तो ये जो येलो वॉलपेपर स्टोरी लिखी जा रही थी उस वक्त भी इसका जो हस्बैंड था जॉन, वो इसे रोकता था कि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह कुछ सेंटेंसेस होते थे। और इसको सेकंड सिटीज़न कंसिडर किया जाता था, किसको? फीमेल को। The story reveals that this gender division had the effect of keeping women in a childish state of ignorance and preventing their full development. John's assumption of his own superior wisdom and maturity leads him to misjudge, patronize and dominate his life in all the name of helping her. देखो, यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है कि ऐसा करने से क्या होता था। ऑब्वियसली फ़ीमेल हर्ट होती थी, फ़ीमेल के जो वो वैल्यू थी वो ख़त्म हो जाती थी। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की है कि
जो जॉन था वो खुद भी डॉक्टर था और जॉन ने खुद अपने वाइफ को रेस्ट केयर में रखा। रेस्ट केयर क्या है ये मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स जो की पॉइंट्स में डिस्कस किया है कि रेस्ट केयर का क्या मतलब है। उसमें क्या था, रेस्ट केयर में लाइक इसको सेपरेट रखा जाता है, तो उसमें इसको सिर्फ किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होती, ना किसी से मिलना होता है। तो सेम इसके जो हस्बैंड थे जॉन, वो ख़ुद क्या करते हैं, इसको मिस जज करते हैं। मींस इसकी जो जजमेंट होती है अपनी वाइफ को जज करने की, जो जजमेंट लाइक किसी को जज करना, सो दैट वाज टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो पागल होने वाली थी। कौन? जॉन की वाइफ। जॉन की वाइफ कौन है? अननेम्ड नरेटर है। किसके नाम पे? मतलब उसका ये मानना था कि भाई तुमने पागल होना है, क्यों ना तुम्हें सेपरेट रखा जाए। और ये इसको जो वर्ड जो इसने यूज़ किया था कि आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मतलब मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। बट इन एक्चुअल ही वॉज नॉट हेल्पिंग हर। The narrator is reduced to acting like a cross, petulant child, unable to stand up for herself without seeming unreasonable or disloyal. The narrator has no say in even the smallest divisions of her life, and she retreats her into her obsessive fantasy, the only place she can retain some control and exercise the power of her mind. कि एक जो फीमेल थी उस वक्त, लाइक ये जो नरेटर थी, वो एक जो बच्चा नहीं होता, मतलब अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता बच्चा, कि उसने अपने राइट्स नहीं मांग सकता। जैसे बच्चा होता है ना, अपने राइट्स नहीं मांग सकता, इसी तरह ये जो फीमेल थी ये भी अपने राइट्स नहीं मांग सकती थी। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि ये बिल्कुल बच्चों की तरह थी, मतलब अपने लिए राइट्स मांगना इसके लिए मुश्किल था। और जिस कंडीशन में इसको रखा जाता था तब भी इसने अपने लिए राइट्स नहीं मांगे। सो यू कैन थिंक दैट हाउ वुड बी दैट सेंचुरी। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ये भी इम्पोर्टेंट थीम है। द मेंटल कंस्ट्रेंट्स प्लेस्ड अपॉन द नरेटर इवन मोर सो देन द फिजिकल वंस आर व्हाट अल्टीमेटली ड्राइव हर इनसेन। देखो इसको जब रखा जाता है तो ऑब्वियसली ये खुद भी थोड़ी बहुत डिप्रेस्ड थी, और इसे जो डिप्रेशन थी उसका, डिप्रेशन का क्या नाम था? पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन किसे कहते हैं। की पॉइंट्स में हमने इसको डिस्कस किया था, वो आप लोग देख लीजिएगा। जिसमें उसमें यही होता है कि जो फीमेल होती है जब वो किसी बच्चे को बर्थ देती है तो उसके बाद से एक किस्म का डिप्रेशन होता है। सेम टू सेम ये किसके साथ हुआ था? नरेटर के साथ। She is forced to hide her anxieties and fears in order to preserve the facade of a happy marriage and to make it seem as though she is winning the fight against her depression. और ये अपने डिप्रेशन से अपने आप को निकालने की कोशिश भी करती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसे जहाँ रखा जाता है वहाँ एक घुटन सी होती है, वो एक रूम होता है जहाँ बिल्कुल एक घुटन ये फील करती है। और लेकिन बहुत सी दफ़ा ये इवन अपने हस्बैंड से ये भी कहती है कि मुझे यहाँ से निकाला जाए, लेकिन इसके जो हस्बैंड होते हैं वो मुकम्मल तौर पे इनकार करते हैं। उसे ये कहा जाता है कि तुम्हें ऐसे थॉट्स लाने की ज़रूरत है ही नहीं। For the beginning, the most intolerable aspect of our treatment is the compulsory silence and idleness of the resting cure. रेस्टिंग क्योर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। रेस्टिंग क्योर वो जगह होती है जहाँ पे फीमेल को रखा जाता है या पेशेंट को रखा जाता है ताकि वो मुकम्मल तौर पे रेस्ट करे, किसी से ना मिले, किसी से बात ना करे, मुकम्मल तौर पे रेस्ट में रहे। और ये रेस्ट जब रेस्ट की बात आई थी तो आपको रूम में भेजा जाता है, और वो रूम जो है फिर लॉक किया जाता है। आपने वहाँ पे ही रहना है, ना किसी से मिलना होता है, सिर्फ खाना वगैरह पहुँचाया जाता है। सो सेम टू सेम ये नरेटर के साथ होता है। बाकी सारी चीज़ें इसी में यही मेंशन की गई है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेशन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, लाइक आई सेड कि बिल्कुल बच्चों की तरह थी, अपने राइट्स नहीं मांग सकती थी, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हाँ, इसने जो एक्सप्रेशन की है, अपने आप को एक्सप्रेस की है, वो राइटिंग के ज़रिए की। राइटिंग में किस तरह? लाइक द येलो वॉलपेपर स्टोरी लिखती। द इवल्स ऑफ द रेस्टिंग क्योर। देखो रेस्टिंग क्योर अभी मैंने बात की कि रेस्टिंग क्योर का क्या कंसेप्ट है। रेस्टिंग क्योर का मतलब ये है कि जब एक बीमार या एक पेशेंट होता है तो उसे जब कहा जाता है कि भाई अपने रेस्ट करने हैं, और रेस्ट के लिए आपको एक ऐसा रूम दिया जाता है जहाँ पे आपने ऑब्वियसली रहना होगा, और साथ में आपने किसी से मिलना नहीं होता, किसी से गपशप वगैरह नहीं लगानी होती, और साथ में आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते, आपको खाना वगैरह पहुंचाया जाता है। सो सेम टू सेम यही इनके साथ हुआ था। बाकी इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं एक एक वर्ड पढ़ना स्टार्ट करूँ तो वही वीडियो आई थिंक इट विल मूव टू 40 मिनट्स। मैरिज अगेन इंपॉर्टेंट थीम है। मैरिज का किस तरह इंपॉर्टेंट थीम है? इसकी जिससे जो अननेम्ड नरेटर है, जो प्रोटैगनिस्ट, इसकी जिससे शादी होती है उसका नाम होता है जॉन। जॉन कौन है? जॉन एक डॉक्टर है।
ठीक है। अब जॉन जब इसे रखता है तो ऑब्वियसली एक किस्म की ऐसी मैरिज होती है जहाँ पे फ़ीमेल को ऑप्रेस किया जाता है, मतलब ऑप्रेस के, हालांकि ये एक एजुकेटेड बंदे हैं, जो जॉन है ना वो एक एजुकेटेड बंदे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसे राइटिंग वगैरह से रोकते हैं और बहुत से कामों से रोकते हैं, और इसे जो है ऑप्रेस रखा जाता है, एक अलग रूम में रखा जाता है। जब डॉक्टर इसे कहते हैं कि इसको रेस्ट क्योर की ज़रूरत है, तो इवन ये अपने घर को शिफ्ट करता है, घर को शिफ्ट नहीं करता बल्कि एक जगह पे घर रेंट पे ले लेता है, और वहाँ पे जो है ये और अपनी जिसकी जो वाइफ है अननेम नरेटर या जो प्रोटोगनिस्ट है, दोनों मूव करते हैं, और उसी घर में जो रेंट वाला घर होता है वहाँ पे जो अननेम नरेटर है या जो प्रोटोगनिस्ट है उसको एक रूम दिया जाता है जो एक वॉलपेपर का बना होता है। और इस तरह फिर इन दोनों की जो है लाइक लास्ट में कुछ सीन डिफरेंट हो जाते हैं, वो आप समरी में देख लीजिएगा। सिम्बॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, देखो सिम्बॉलिज्म गिलमैन यूज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिम्बॉल्स इन द येलो वॉलपेपर इंक्लूडिंग द कैरेक्टर जॉन हु सिम्बलाइजेस साइलस वेयर मिचेल। देखो ये जो बंदा है ना साइलस वेयर मिचेल, ये उस वक्त का जाना माना कौन था, साइकोलॉजिस्ट था। और ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, जॉन को, क्योंकि जॉन अब ओबियसली ये करेक्टर तो खुद नहीं आ सकता, तो इस करेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन कर रहा है, जॉन कर रहा है। सो जॉन हु सिम्बलाइजेज, जॉन इज सिम्बलाइज्ड बाय साइलस वेयर मिचेल एंड द नरेटर हु सिम्बलाइजेज बोथ गिलमैन एंड अदर वुमेन हु इंड्योर द रेस्ट केयर। और जो नरेटर है, नरेटर भी कौन है, नरेटर का नाम मेंशन नहीं है, नरेटर जो है अननेम्ड है, अननेम्ड प्रोटोगनिस्ट है। और ये किस चीज़ को मेंशन करती है, ये जो शॉर्ट स्टोरी की राइटर है चार्लोट पेरकिंस गिलमैन, ये उसको मेंशन करती है। और दूसरी जो वुमेन है सोसाइटी में जो रेस्ट केयर पे जिसको रखा जाता है, जिसको ये कहा जाता है भाई आपने रेस्ट केयर करनी है, आपने किसी से बात नहीं करनी, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, मेंटल ही होनी है। और इसी तरह चार्लोट पेरकिंस गिलमैन को भी रियल लाइफ में इसी तरह रखा गया था, और वो पागल हो गई थी, लेकिन बाद में फिर थोड़ी बहुत ठीक हुई और उसने ये स्टोरी लिख दी। द रूम विद द वॉलपेपर, the narrator and her husband use an old nursery as their bedroom. She writes it. It was a nursery first and then playground and gymnasium. I should judge, for the windows are buried for little children and there are strings and things in the wall. The room is also covered in confusing and dyingly yellow wallpaper. ये उस मंज़र को बयान किया गया है जब ये जो अननेम नरेटर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जब इसे एक रूम में रखा जाता है, वो रूम किस तरह का होता है, येलो वॉलपेपर से बना होता है। तो वो ये उस रूम की कंडीशन बता रही थी कि उसमें एक मतलब एक खिड़की थी, लाइक बहुत बड़ा रूम था और एक खिड़की थी उसमें, वो रूम का कंडीशन बताया है। सो द रूम सिम्बलाइजेज टू थिंग्स, रूम जो है दो चीज़ को सिम्बलाइज कर रही है। फर्स्ट, इट एक्ट्स एज अ प्रिजन टू द नरेटर, ये एक कैद खाना है, कैद की तरह है, किसके लिए, नरेटर के लिए। नरेटर कौन है, अननेम्ड है, अननेम नरेटर या अननेम प्रोटोगनिस्ट दोनों कह सकते हैं, तो उसके लिए एक कैद खाना था। दूसरा, इट सिम्बलाइजेज हर मेंटल डिक्लाइन ओवर द शॉर्ट स्टोरी, और इससे ये जो मेंटल इलनेस ये भी उसको शो कर रहा था कि मतलब एक बंदा जो पागल होता है ना या जो बीमार होता है, तो उसे कहाँ रखा जाता है, एक रूम में रखा जाता है। सो इट इज़ अ पॉजिटिव एंड इट इज़ अ नेगेटिव। द नरेटर डज नॉट वांट टू स्टे इन द रूम विद द येलो वॉलपेपर, नरेटर येलो वॉलपेपर के साथ नहीं रहना चाहती। ये हमने समरी में भी देखा था कि नरेटर येलो वॉलपेपर के साथ नहीं रहे, लेकिन आखिर में मान जाती है, किसी तरह रुक जाती है, किसी तरह वो उस रूम में रह लेती है। बट जॉन टॉक्स हर इनटू इट, जॉन बार बार उस बेबी की बात करता है, मतलब जो इसका बच्चा होता है ना, जो अननेम नरेटर का, उस बेबी की बात करता है ताकि वो इस तरह थॉट्स ना लाए। कौन, अननेम नरेटर। द विंडोज़ ऑफ द रूम हैव आयरन बार्स, ये वो जो विंडो वगैरह मेंशन की गई है, गिविंग द रूम बोथ द लुक एंड फील ऑफ अ प्रिजन, बिल्कुल एक कैद खाने की तरह है। अब जब आप क्या कहते हैं प्रिजन, जेल वगैरह में भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक किस्म का लाइक कभी कभी ये विंडो वगैरह होती है, या विंडो नहीं तो एक दरवाज़ा होता है, वो भी बिल्कुल छोटा सा, और आप एक घुटन सा फील करते हो, तो सेम टू सेम नरेटर भी वहाँ इस तरह फील कर रही थी। सच एज माइट, लाइक ये दूसरी चीज़ें मेंशन की है, द रूम इज़ डिटोरेटेड, ये वो पूरी जो लाइक जो रूम का कंडीशन है वो मेंशन है, बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा। व्हाट डज द येलो वॉलपेपर सिम्बलाइज, अब येलो वॉलपेपर किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है। द येलो वॉलपेपर इन्फ्रिजरेट्स द नरेटर, she describes it as it is dull enough to confuse the ear, eye is following pronounced enough to constantly irritate and provoke study, and when you follow the lame, the uncertain curves for a little distance, they suddenly commit suicide, flung off at outrageous angels, destroy themselves in unheard of contradictions.
अब यहाँ पे जो नरेटर है वो किस चीज़ को जो है लाइक बताया जा रहा है, ये उस वॉलपेपर के बारे में बताया जा रहा है जो वॉलपेपर रूम में था। उस रूम में लाइक जो वॉलपेपर इसने एक्सप्लेन किया वो इसको इसने एक्सप्लेन किया कि लाइक उसमें एक ये सोचती थी, मतलब जो अननेम नरेटर थी जब वो उस रूम में जाती है तो ये सोचती है कि जो वॉलपेपर है उसमें कोई फ़ीमेल कैद है, उसको मैंने आज़ाद कराना है। अब ये उस वक्त लाइक मेंटल थी, मतलब वॉलपेपर में कौन कैद हो सकता है भाई। तो सेम ये जस्ट उस टाइम लाइक एक मेंटल कंडीशन थी, तो इसलिए ये सोचती थी। और आखिर में होता यही है कि वो जब अपने दांतों से वो जो वॉलपेपर है वो काट लेती है, और इसी तरह दरमियान में जो कुछ भी आता है उसको भी पाट देती है, उससे भी काट देती है। द येलो वॉलपेपर सिम्बलाइज सोसाइटी एंड पेट्रियार्की। अब येलो वॉलपेपर एक और चीज़ की सिम्बलाइज करता है, सोसाइटी और पेट्रियार्की। पेट्रियार्की मीन्स मेल डोमिनेंट सोसाइटी। द नेरेटर हेट्स द वॉलपेपर। नेरेटर हेट करती है किस चीज़ को, वॉलपेपर को, लेकिन आखिर में यही वॉलपेपर इसे पसंद आता है। शी स्पेंड्स आवर्स स्टेयरिंग इट, इसको घूरती है, ट्राइंग टू फिगर आउट अ पैटर्न, इसको पैटर्न बनाती है, लाइक इसका फिगर आउट करती है कि इसका कोई पैटर्न बनाए, एंड शी कैन अंडरस्टैंड इट, और इसे समझ सकती है। दिस रिप्रेजेंट समवन एग्जामिनिंग द पेट्रियार्कल सोसाइटी, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ट्राइंग टू फाइंड अ सॉलिड रीजन फॉर इट एंड फेलिंग। द नरेटर सीज अ वुमेन होम शी इवेंचुअली, देखा मैंने बात की थी कि अभी लाइक आई सेड कि वो उस वॉलपेपर में क्या देखती है कि एक फ़ीमेल होती है, ये यहाँ पे ये पूरे पैराग्राफ में मेंशन है। उस वॉलपेपर में क्या देखती है कि एक फ़ीमेल है जो कैद है, जिसको आज़ाद करना है। ये किसका मानना है, इस नरेटर का मानना है। What is the most important symbol in the yellow paper? There are several important symbols. The yellow paper that rely on each other. Two of the main symbols are the wallpaper which is the symbol of patriarchy. तो wallpaper किस चीज़ को symbolize करता है, patriarchy को, male dominant society को, and the mysterious figure which is a symbol of oppressed women. और जो mysterious figure है जो wallpaper के अंदर है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, एक oppressed women को, जिस पे जुल्म किया जाता है वो women। What does the yellow wallpaper symbolize? ये अगेन वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा था। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।